हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थियोरी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो पियाजेस कॉग्निटिव एंड मॉरल डेवलपमेंट थियोरी नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। एंड कोहलबर्ग की भी मैंने मॉरल डेवलपमेंट थियोरी कराई हुई है जो बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उन्हें भी देख लीजिए। आज का जो हमारा सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, जो पियाजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की, ये जो तीनों है ना साइकोलॉजिस्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग एग्जाम्स में। ओके, तो इन तीनों की थ्योरी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थियोरी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसे हम डिटेल में समझेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट समझते हुए आगे बढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हम इस लेसन में कौन से पॉइंट्स को थोरोली समझेंगे। फर्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में वाइगोत्स्की ने क्या क्या बताया है, क्या क्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो उनकी लर्निंग में, उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, कल्चर, ये तीनों का क्या मेन रोल है चाइल्ड डेवलपमेंट में। ओके, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ZPD, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग एंड MQ क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। इन सबको हम डिटेल में समझेंगे, इनसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, तो इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइगोत्स्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की के क्या विचार है लैंग्वेज और थॉट के बारे में, क्या वो मानते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती है चाइल्ड की, उनके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कितने टाइप्स की लैंग्वेज हैं, कितने फॉर्म्स हैं लैंग्वेज के, उन्हें भी समझेंगे। एजुकेशन में कैसे टीचर का क्या रोल है कि कैसे वो एजुकेशन में अप्लाई कर सकती हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो वो एजुकेशन में, करिकुलम में, सिलेबस में अप्लाई कर सकते हैं, टीचर का क्या रोल है वो हम समझेंगे। एंड लास्ट में क्रिटिसिज्म देखेंगे, मीन्स वाइगोत्स्की की थियोरी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, बहुत आलोचना की गई थी, क्यों की गई थी वो हम आगे डिटेल में समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ द क्लास। लाइफ वाइगोत्स्की समझते हैं क्या है, वाइगोत्स्की का क्या हिस्ट्री है वो देखेंगे। ये साइड में फ्रेंड्स जो आपको फोटो दिख रहा है ना, ये वाइगोत्स्की का फोटो है। Okay, Lev Vygotsky was a Russian psychologist and social constructivist born in 1896. Okay, Vygotsky जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। फ्रेंड्स, ये नाम जो है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये ध्यान रखना क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म भी इन्हीं की थियोरी के ऊपर से निकल कर आया है। ओके, रचनावाद, सामाजिक रचनावाद माना जाता था किसको, वाइगोत्स्की को। ओके, एंड रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। He believed strongly that community plays a vital role in the process of making meaning. उनका ये मानना था जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग। मेकिंग मीनिंग मीन्स अर्थ निर्माण करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है किसका, कम्युनिटी का, सोसाइटी का। ओके, अब आप ये ध्यान रख लो, वाइगोत्स्की से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उनका जो कंसेप्ट था ना थियोरी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो किसके सराउंडिंग है, सोसाइटी के, सोशल इंटरेक्शन से। ओके, अगर आपने ये कीवर्ड ध्यान रख लिया ना कि सोशल इंटरेक्शन है, सोसाइटी है, कम्युनिटी है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। ओके, Vygotsky's theory stresses on the fundamental role of social interaction in the development of cognition. जैसे मैंने बताया ना अभी, उनका मेन स्ट्रेस यानी उनका मेन फोकस किस पे था,
जो फंडामेंटल रोल है सोशल इंटरेक्शन से, जो रोल फंडामेंटल रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन को हम कह सकते हैं मेंटल स्किल। ओके, सोशल इंटरेक्शन मीन्स सामाजिक अंतःक्रिया जो होती हैं उससे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। मेन फोकस उनका सोशल इंटरेक्शन पे था। ओके, he focused on social cultural aspects. Okay, Vygotsky used to take help of his two sons in his domestic work. घरेलू काम में वाइगोत्स्की क्या करते थे, अपने दो बेटों की हेल्प लेते थे। उनके दो सन थे, टू सन्स थे, उनकी हेल्प लेते थे घरेलू काम में। उन्होंने क्या देखा, he found that his children started working independently after having a gentle cooperation by father. फादर की तरफ से कुछ सहयोग मिलने से, कोऑपरेशन मिलने से उनके बच्चे कुछ टाइम बाद अपने आप से वो वर्क करने लग गए। ओके, समझ रहे हो ना। अब फ्रेंड्स देखो, ये सोशियो कल्चरल बेस्ड तो थियोरी है, बट इसका एक दूसरा नाम भी है। इसका मेन फोकस कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी है। ओके, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी है जो समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में है। मीन्स इन दोनों को साथ लेकर चलती है, किसको, सोसाइटी एंड कल्चर को। तो इस थियोरी का नाम ये भी है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी। ओके, अब उनका क्या मानना है, वाइगोत्स्की ऐसे कहते हैं जो सोशल लर्निंग है ना टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट। मीन्स सोशल लर्निंग से डेवलपमेंट होगी। उनका ये कहना था सोशल लर्निंग से डेवलपमेंट होगी। पहले समाज में रहेगा बच्चा, वहाँ के तौर तरीके सीखेगा, घुले मिलेगा, ठीक है, हर रोज कुछ ना कुछ सोसाइटी से, समाज से सीखेगा, मॉरल वैल्यूज, नॉर्म, सब कुछ है ना, उनकी डेवलपमेंट होगी बाद में। पहले वो सीखेगा, पहले लर्निंग होगी, फिर डेवलपमेंट होगी। ओके, देखो अभी बताया ना मैंने, सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रोसीड डेवलपमेंट। पहले सोशल लर्निंग होगी, समाज में रहेंगे, सीखेंगे, तौर तरीके सीखेंगे, ओके, फिर उनकी डेवलपमेंट होगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री पता लग गई, वाइगोत्स्की का क्या कंसेप्ट क्या था। ओके, उनकी किस पे बेस्ड है थियोरी, सोशल इंटरेक्शन, समाज से, सोसाइटी से। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देख लेते हैं। देर आर मेनली 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ओके, अब जैसे वाइगोत्स्की का ये कहना है कि अगर बच्चे को ये 3 एस्पेक्ट्स मिल गए तो उसकी डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से हो पाएगी, लर्निंग बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। क्या है वो 3 एस्पेक्ट्स, देख लेते हैं। सोशल इंटरेक्शन, फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन मीन्स सामाजिक अंतःक्रिया। अगर बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट, प्रॉपर सोसाइटी में छोड़ा गया, आसपास का माहौल अच्छा है, वो इंटरेक्शन कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट बहुत ही इजीली हो जाएगी, लर्निंग बहुत ही इजीली हो जाएगी, बहुत कुछ सीख पाएगा। कल्चर, नेक्स्ट वन इज कल्चर। क्या है, संस्कृति। कल्चर, कौन से स्टेट में रह रहे हैं, कौन से कंट्री में रह रहे हैं, सब जगह का अलग अलग कल्चर होता है। तो वो जिस सोसाइटी में रहेगा वहाँ के कल्चर को जल्दी से ग्रास्प यानी कैच कर लेगा। ओके, बच्चे को जिस माहौल में छोड़ोगे, जिस सोसाइटी में छोड़ोगे, वो वहाँ से इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, वहाँ के कल्चर को सीखने की कोशिश करेगा। एंड नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है। भाषा, जिस जगह रहेगा बच्चा, जहाँ रहेगा, सराउंडिंग में, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, जैसी भाषा बोली जाएगी वैसी ही भाषा वो सीखेगा, कैच करेगा। ओके, एंड लैंग्वेज को तो बहुत ही बोलते हैं ना, वाइगोत्स्की ने टूल माना, टूल कहा है। ओके, टूल है ये, क्या, लैंग्वेज, अपने थॉट प्रेजेंट करने का, थिंकिंग प्रेजेंट करने का, क्या है, एक टूल है। नेक्स्ट वन, अब हम देख लेते हैं ZPD। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्ट आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, ZPD क्या है इसको समझते हैं हम। पहले तो देख लो ZPD है क्या, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट
that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. सिंपल भाषा में बोलें तो ZPD क्या है, एक डिफरेंस बताता है क्या बच्चा खुद से बिना किसी की हेल्प से खुद से अचीव कर पाता है और क्या बच्चा अचीव करता है अपने जो बोलते हैं ना स्किल, यानी कि परफेक्ट जो पार्टनर हैं, पूरी तरह से स्किल्ड हैं, सब कुछ पता है उनको, नॉलेजेबल हैं, उनसे एनकरेज और गाइड होकर सीखता है. ओके, एक तो उनसे स्किल्ड पर्सन से, स्किल्ड पार्टनर से गाइडेंस मिलके एनकरेजमेंट के सीखना एंड एक खुद से करना, उनका डिफरेंस बताता है क्या, ZPD. और डिटेल में समझा देती हूँ. Vygotsky sees the zone of proximal development as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given. ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही बोलते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है, allowing the child to develop skills they will then use on their own, developing higher mental function. बच्चे को इस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं, उसके स्किल्स, मेंटल स्किल्स को डेवलप कर देते हैं ताकि आगे जाके वो खुद अपने मेंटल स्किल्स को अच्छे से हायर मेंटल फंक्शंस कर सके. अब देखो डायग्राम के फॉर्म आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या है. ओके, सेंटर में आपने देखा एक सर्कल है जिसमें लिखा है थिंग्स द लर्नर कैन डू ऑन हिज ओन. कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिसमें बच्चा खुद अपने हिसाब से अपने नॉलेज लगाकर, अपनी थिंकिंग लगाकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके, यानी कि कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं वो अपने आप सीख जाते हैं, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद अपने आप से कर लेते हैं. ओके, और सेकेंड जोन जो है उसके बाहर, उसमें है क्या, ZPD. क्या होता है ZPD? थिंग्स द लर्नर कैन डू विद हेल्प. कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा आ जाता है जिसमें उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है, कहीं आकर वो प्रॉब्लम में आकर अटक जाते हैं, सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, कैसे सॉल्व करे वो नहीं पता लग पाता है, कैसे आगे बढ़े वो नहीं समझ में आता है, तो उनको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए. तो ZPD वही बताता है. ZPD क्या प्रोवाइड करता है, वो गाइडेंस देता है, एनकरेज करता है. कौन करते हैं, जो स्किल्ड पर्सन होते हैं, जिनके पास बहुत सी नॉलेज होती हैं. ओके, वो होता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ओके, एंड लास्ट जो दायरा दे रखा है ना, लास्ट जो सर्कल है, थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, वहां तक लर्नर पहुंच नहीं पाते हैं, वो बियॉन्ड द रीच लेवल होता है, वहां तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल होता है. आई होप कि आपको ये ZPD समझ में आ गया होगा. Vygotsky found that when MKO comes in between of known and unknown, then the learning process becomes easier for the child. अब ये जो MKO क्या है वो मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगी. ओके, वो भी क्लियर हो जाएगा. अब ये ZPD जो है वो एक्चुअल गैप है, अभी जो मैंने बताया ये डिफरेंस है, एक्चुअल डिफरेंस बताता है कि व्हाट अ चाइल्ड कैन डू हिमसेल्फ एंड व्हाट ही कैन डू गाइडेंस. क्या वो खुद से कर पाता है, कौन सा एस्पेक्ट वो खुद कर पाता है और कौन सा एस्पेक्ट वो नहीं कर पाता, उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है, वो बताता है. व्हाट अ लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट अ लर्नर कैन डू विद एसेंस. मतलब क्या काम वो खुद कर सकता है और क्या वो कौन सा काम है जो वो उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसके डिफरेंस को बताता है, उसके एक्चुअल गैप को बताता है ZPD. ZP is actual a gap between actual competence level and potential development level. ओके, एक्चुअल कॉम्पिटेंसी लेवल वो होता है जो बच्चा खुद से कर सकता है, सेल्फ, ओके, ओन, ओके, बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ. जो लर्नर खुद कर सकता है वो एक्चुअल कॉम्पिटेंसी लेवल होता है, और पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल वो होता है जिसमें उसको स्किल्ड पर्सन से गाइडेंस, एनकरेजमेंट, हेल्प, इन सब की ज़रूरत पड़ती है. ओके, आई होप कि ZPD का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं MKO. MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स. ओके, अब इसमें क्या होता है, इट रिफर्स टू समवन हु हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग
और अ हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर। मतलब MKO वो है जिसमें वो लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा समझ है, हायर एबिलिटी लेवल है किसके कंपैरिजन में, लर्नर के कंपैरिजन में। एक बच्चा है जिसको इतनी समझ नहीं है कंसेप्ट के बारे में, जिसको इतना पता नहीं है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो पूरी तरह से स्किल्ड है, उसके पास हर एक टाइप की नॉलेज है, हायर एबिलिटी लेवल है। ओके, किसके बारे में, पर्टिकुलर टास्क के बारे में, प्रोसेस के बारे में, कंसेप्ट के बारे में। ओके, बहुत ही इजी है, ये नाम से ही पता चल रहा है। मोर नॉलेजेबल अदर मीन्स वो पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है हर एक एस्पेक्ट की, पर्टिकुलर टास्क की, कंसेप्ट की। ओके, द की टू MKOs इज दैट दे मस्ट हैव or to be programmed with more knowledge about the topic being learned than the learner does। MKO का ये मेन पॉइंट जो बोला जाता है ना, वो ये है कि उनके पास नॉलेज होनी चाहिए उस एस्पेक्ट के बारे में जो वो लर्नर सीखना चाहता है, उसकी हेल्प कर सकें। Whatever children learn is the product of cooperative process and society contribution to a person's development is considered significant। जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं वह सहकारी प्रक्रिया का उत्पाद है और एक व्यक्ति के विकास में समाज का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भी बच्चे सीख रहे हैं ना, वो क्या है, एक सहकारी मीन्स कोऑपरेशन का चल रहा है, कोऑपरेशन प्रोसेस है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, कोऑपरेशन प्रोसेस हो गया। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब सोसाइटी से रिलेटेड है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी किस पे फोकस करती है। हिज थ्योरी एम्फेसाइजेस ऑन सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, सोसाइटी पे, सोशियो कल्चर पे। ये कुछ ऐसे कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, वो आपको ध्यान रखने होंगे। ओके, कोऑपरेटिव लर्निंग होगी, सहयोग से सीखा जाएगा। ओके, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब ये कोऑपरेटिव प्रोसेस वर्ड आ तो गया, ये क्या होता है, इट्स बिटवीन द चाइल्ड एंड अ मोर नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चा भी है एंड मोर नॉलेजेबल पर्सन भी है, ठीक है, सोसाइटी में। बहुत इजी कंसेप्ट है ये, MKO बहुत ही इजी है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो ZPD में होते हैं, MKO तो बहुत ही इजी है। अब देख लेते हैं ZPD, स्कैफोल्डिंग एंड MKO क्या है। आपने ZPD समझ लिया, MKO समझ लिया। अब मैं आपको स्कैफोल्डिंग और बता देती हूँ कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग इज अ हेल्प और सपोर्ट, ठीक है, गाइडेंस असिस्टेंस गिवन टू चाइल्ड टू रीच द नेक्स्ट लेवल। बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए एक टाइप का एक सपोर्ट है जो पेरेंट्स देते हैं, ठीक है, टीचर्स देते हैं। क्या है, एक टाइप का सपोर्ट है ताकि बच्चा क्या है, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। उनको रीइंफोर्समेंट करते हैं, प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स आसान हो सके, उनको इजीली सॉल्व कर सके एंड नेक्स्ट लेवल पे रीच कर सकें। ओके, इट इज़ अ टेम्पररी सपोर्ट गिवन बाय MKO। ओके, ये क्या है, एक टेम्पररी सपोर्ट है। कौन देता है, MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं ना, स्किल्ड पर्सन है। कौन हो सकता है स्किल्ड पर्सन, टीचर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक टाइप का सपोर्ट देते हैं ताकि बच्चा आगे उस प्रॉब्लम से निकल जाए और आगे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सके। इट इज स्टॉप्ड व्हेन द लर्नर बिकम्स एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। ये स्कैफोल्डिंग रुक जाती है कब, जब बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली वो कंसेप्ट को क्लियर कर पाता है, आगे निकल जाता है। ओके, तब उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो आसानी से अपने आप निकल गया। उसको जिस स्टेज पे, जिस लेवल पे उसको हेल्प की ज़रूरत थी, वहाँ उसको सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिली, तो वो आगे प्रोसीड कर गया, आगे नेक्स्ट लेवल पर चला गया।
अब देखो इस डायग्राम से आप इजीली समझ पाओगे वॉट आई कैन लर्न ऑन माई ओन। बीच का जो सर्कल है वो क्या है, बच्चा कह रहा है कि मैं खुद से कर सकता हूँ। और जो नेक्स्ट इसके बाहर का जो दायरा है वो ये बताता है कि उसमें वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल आ गया है, तो वो बच्चा खुद से नहीं कर पाएगा। उसको क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, ओके, एनकरेजमेंट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, उसको रीइंफोर्समेंट चाहिए, ताकि कोई उसकी हेल्प करे और वो उस डिफ़िकल्टी लेवल से बाहर निकल सके, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। ओके तो क्या है ZPD में, देखो एक साइड दिया हुआ है नॉलेजेबल अदर्स, मीन्स स्किल्ड पर्सन है यहाँ पर जो हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, टूल्स किसको कहा है वाइगोत्स्की ने, टूल्स कहा है लैंग्वेज को, भाषा को। ओके तो ये एक टाइप का टूल्स है, नॉलेजेबल अदर्स हैं, MKO है, टूल्स है, ये सब क्या करते हैं, इसको हेल्प करते हैं, बच्चे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टेम्पररी सपोर्ट होता है, ओके एक टाइप का सपोर्ट मिलता है उनको ताकि वो उस लेवल को क्रॉस कर सकें, ओके नेक्स्ट लेवल पर चले जाएं। बियॉन्ड, जो लास्ट का जो लाइनिंग्स दिख रही है आपको, दायरा दिख रहा है, वो क्या है, बियॉन्ड माई रीच, यानी कि ये लेवल बच्चे इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, बहुत ही डिफिकल्ट लेवल होता है, बच्चे इस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, उनकी पहुंच से ही बाहर है ये लेवल। ओके आप पिक्चर के थ्रू इजीली देख सकते हो। देखो बच्चा पहले साइकिल चला रहा है तो वो उसको पता नहीं है उसके बारे में, उसके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल नया है, तो उसको स्टार्टिंग में क्या चाहिए, उसको चाहिए कि एक स्किल्ड पर्सन आए, स्किल्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, टीचर, व्हाटएवर, ओके स्किल्ड पर्सन आए, उसको कुछ गाइड करें, एनकरेज करें, उसको सिखाए, नई चीज़ सीख रहे हैं ना, तो किसी की तो हेल्प चाहिएगी ना, एकदम से तो आ नहीं जाएगा, नई चीज़ का तो नॉलेज होता ही नहीं है, किसी भी इंसान को नहीं होता ना, तो उनको क्या चाहिए, स्टार्टिंग में कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, और वो सपोर्ट जब उनको मिल जाता है, वो परफेक्ट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब वो खुद से करने लग जाते हैं, फिर उनको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। देखो इसमें पिक्चर में आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में बच्चा साइकिल चला रहा है, उसके फादर हैं पीछे से साइकिल होल्ड कर रहे हैं, ओके उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं कि बेटा ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। और फिर बाद में जब वो इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, सीख लिया उसने, तो वो खुद से कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है वाइगोत्स्की ऑन लैंग्वेज एंड थॉट। वाइगोत्स्की के क्या विचार है, क्या सोचते हैं वो लैंग्वेज और थॉट के बारे में, उसे समझेंगे। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ऐसा मानते हैं वाइगोत्स्की कि थॉट और लैंग्वेज जो हैं, विचार और भाषा, स्टार्टिंग में सेपरेट सिस्टम है, मीन्स पैरेलल चलेंगे साथ साथ, ओके बिगिनिंग ऑफ लाइफ, फिर बाद में क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है अराउंड 3 years ऑफ एज, ओके जब 3 साल की उम्र के आसपास क्या होता है, मर्ज हो जाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, फिर बिल्कुल ही साथ में चलेंगे। स्टार्टिंग में कैसे चलते हैं, सेपरेट सिस्टम होता है, मीन्स पैरेलल चलेंगे, बाद में मर्ज हो जाएंगे। एट दिस पॉइंट स्पीच एंड थॉट बिकम इंटरडिपेंडेंट। इस पॉइंट पे आके, इस एज में आकर क्या होता है, स्पीच और थॉट क्या हो जाता है, इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, मीन्स क्या है, बोलेंगे और साथ में थिंकिंग प्रोसेस भी उनका साथ में चलेगा, ये साथ होता है। वाइगोत्स्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। उनका ये मानना है कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भाषा का विकास कैसे होता है, सोशल इंटरेक्शन से, सोशल कम्युनिकेशन से। बच्चा सोसाइटी में रहेगा, समाज में रहेगा, मिलेगा जुलेगा, लोगों से बातें करेगा, इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तो क्या होगा, उसकी भाषा का विकास होगा। वाइगोत्स्की व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। वाइगोत्स्की का ये मानना है कि भाषा क्या है, इंसान का बहुत ही ग्रेटेस्ट, मतलब बहुत मायने रखता है, हाईएस्ट टूल माना गया है, अ मीन्स फॉर कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, भाषा, ओके भाषा होगी तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, विदाउट लैंग्वेज तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है।
एक दूसरे की फीलिंग्स नहीं समझ सकते, बातें शेयर नहीं कर सकते। तो लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से बातें करना, उनसे मेल जोल रखना, ठीक है, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाषा, लैंग्वेज। अब हम समझ लेते हैं, अच्छा वाइगोत्स्की का ये और मानना था कि लैंग्वेज टेक प्लेस फ्रॉम इंटर टू इंट्रा। इंटर मीन्स आउटसाइड, इंट्रा मीन्स इनसाइड। भाषा जो है वो पहले बच्चा आउटसाइड से सीखेगा, बाहरी लोगों से सीखेगा, ओके। इंटर टू इंट्रा मीन्स आउटसाइड से इनसाइड। एंड ड्यू टू सोशल लैंग्वेज अ चाइल्ड थिंक्स इंटरनली एंड टॉक्स टू हिमसेल्फ। सोशल लैंग्वेज मीन्स इंटरनली, मन ही मन सोचेगा और फिर बात करेगा। अ चाइल्ड टॉक्स टू हिमसेल्फ टू गाइड हिज ओन थॉट्स, इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। अब ये जो स्पीच के बारे में है उसको हम अभी डिटेल में समझेंगे कि स्पीच क्या है, ओके। कौन सी स्पीच उन्होंने बताई है, क्या डिफरेंस है उनके बीच में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। कितने फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच बोल सकते हैं इनको। फर्स्ट वन इज सोशल स्पीच, मीन्स सामाजिक। अब स्पीच को भाषण भी बोल सकते हैं, ओके, वाक्य भी बोलते हैं वैसे तो। सोशल स्पीच क्या है? सोशल स्पीच विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स फ्रॉम द एज ऑफ 2। सोशल स्पीच मीन्स सोसाइटी में रहोगे, समाज में रहोगे तो बातें तो करोगे ना, ओके। तो ये क्या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, बाहरी लोगों के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, वो आ जाता है सोशल स्पीच में। एंड नेक्स्ट वन इज प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को कहा गया है व्यक्तिगत या फिर निजी वाक्य भी बोल सकते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एज ऑफ 3, ठीक है, 3rd ईयर के अराउंड, 3 साल के होते हैं उसके अराउंड स्टार्ट हो जाता है। विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इसमें क्या होता है कि बच्चा है ना खुद से ही बातें करने लग जाता है, मन ही मन ऐसे बोल, मन ही मन तो नहीं लेकिन खुद से बात करेगा, अकेले में बात करेगा, ओके। इसमें क्या होता है कि इंटरनल कम्युनिकेशन है, खुद से बात करना, इंटरनल कम्युनिकेशन दैट अ पर्सन डायरेक्ट्स टू देमसेल्फ। खुद से बात करेगा, खुद को समझाएगा, अरे मैं तो ऐसे कर लेता तो ठीक था, अरे ये वाला इस प्रॉब्लम का तो ये सोल्यूशन है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे के आगे ब्लॉक्स रख दिए हैं, वो स्मॉल ब्लॉक्स आते हैं ना, कलरिंग ब्लॉक्स खेल रहा है बच्चा, उसको कुछ मान लो हाउस बनाना है और उसने सोचा है कि मैं पूरा हाउस ब्लू कलर का ही बनाऊंगा, तो वो क्या है खुद से ही बातें करेगा, अरे मेरे को तो नहीं रेड कलर तो नहीं चाहिए, मुझे तो ब्लू चाहिए, इसमें से ब्लू कहाँ मिलेगा ताकि घर पूरा बन सके, वो खुद से बात कर रहा है ना। तो ये क्या होता है, ये प्राइवेट स्पीच है, बच्चा खुद से बात कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन इज साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट नाम से ही पता चल रहा है मौन, मीन्स इनर स्पीच मीन्स मौन, आंतरिक वाक बोल सकते हैं इसको, मीन्स मन ही मन बात करना, अंदर ही अंदर बोलना, ओके, साइलेंट स्पीच है ये। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, ओके। जो प्राइवेट स्पीच जो पीछे वाली थी ना, धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाती है, बच्चा ऐसे बड़बड़ाता नहीं है, वो मन ही मन बोल लेता है, ओके। प्राइवेट स्पीच में ही होता है बच्चा खुद से बात करता है, थोड़ा ऐसे बड़बड़ाएगा अकेले में ऐसे, लेकिन थर्ड जो इनर स्पीच है उसमें क्या है, बच्चा मन ही मन बोलता है, ओके। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, डिमिनिशिंग इन ऑडिबिलिटी एज इट टेक्स ऑन अ सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच, ओके। ये क्या हो जाता है बाद में, ये जो फंक्शन है ना इसका, जो प्राइवेट स्पीच से ये साइलेंट इनर स्पीच में आया, तो इसमें क्या है, इसका जो है ना वो ट्रांसफर हो जाती है, इसकी जो स्पीच थी ना प्राइवेट से ट्रांसफर होके साइलेंट इनर स्पीच में आ जाती है। मीन्स ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एज ऑफ 7 साल की उम्र के आसपास ऐसा स्टार्ट हो जाता है, बच्चा मन ही मन बोलेगा। प्राइवेट स्पीच डिमिनिशेस इन इट्स ऑथोरिटी until it becomes self regulating function, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, सम मोर टर्म्स टू बी डिस्कस्ड। अब ये
टर्म्स ऐसे हैं, ये आपको समझने ज़रूरी है, पूछ लिए जाते हैं, वाइगोत्स्की के थ्योरी से रिलेटेड ही हैं। वाइगोत्स्की इन सब के बारे में क्या मानते हैं? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, उनका ये मानना है कि बच्चे को ग्रुप में सिखाना चाहिए। कोलैबोरेट करो मीन्स उनको प्रोजेक्ट्स दो, कोलैबोरेट करो, इंटरेक्ट करने का मौका दो। ठीक है, ये इंटरेक्शन बेस्ड लर्निंग होती है। इसमें बच्चा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्रुप में बिठा दिए जाते हैं एंड इंटरेक्ट करते हैं, सारे एक दूसरे से नॉलेज इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया सिखाएंगे। तो ये क्या है? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव लर्निंग। ये सेम है, कोलैबोरेशन से रिलेटेड ही है। कोऑपरेटिव लर्निंग मीन्स सहयोग करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना। ओके, कुछ भी नया एस्पेक्ट्स है, कुछ नया कंसेप्ट है तो एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, कम्युनिकेट करना, इंटरेक्ट करना, ये सब की पॉइंट्स हैं। ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है। अगर बाई चांस एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड हैं। वाइगोत्स्की ने इन सब के बारे में बताया गया है कि अगर स्कूल में टीचर ये सब फॉलो करते हैं ना तो बच्चे बहुत ही इजीली डेवलपमेंट होगा उनका, बहुत ही इजीली सीख पाएंगे। नेक्स्ट वन इज पियर्स ट्यूटोरिंग। पियर्स ट्यूटोरिंग क्या है? पियर ग्रुप में सीखना। क्लासमेट्स होते हैं, क्लास में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। मतलब कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जैसे कि फर्स्ट चाइल्ड को अच्छे से आता है, सेकंड वाला बोलेगा मुझे सिखा दो, सेकंड वाला बोलेगा मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आता है, मैं फर्स्ट वाले को सिखा दूंगा। ये क्या कर रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना, एक दूसरे को पढ़ाना होता है। इसमें सेम एज के बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये क्या कहते हैं? पीयर ट्यूटोरिंग होता है। ग्रुप में बैठ जाते हैं और एक दूसरे को ऐसे सिखाते रहते हैं। क्लासमेट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग ये होते हैं कि बड़े की हेल्प मिलना। जैसे बड़े की हेल्प मीन्स उसमें कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी डिफिकल्टी लेवल आ जाता है, बच्चे जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी फील करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है कि क्या करें, कैसे करें, तो उसमें असिस्टिव लर्निंग हो जाती है। मीन्स टीचर की अच्छे से प्रॉपर गाइडेंस मिलना। ओके, टीचर का मेन रोल ही फैसिलिटेटर का होता है, जो गाइड करे, मोटिवेट करे, रीइंफोर्समेंट दे बच्चे को। अब नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल टीचिंग। ये सारे की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। बस एग्जाम में कैसे भी करके एग्जामिनर कोई भी पॉइंट डाल देगा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चा किस हिसाब से कैसे डील करता है इन सब कंसेप्ट में। नाउ रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखो, रेसिप्रोकल टीचिंग मीन्स सपोज एक ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है, जिसमें टीचर बच्चों से क्वेश्चनिंग करती है, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बच्चे उसमें क्या करेंगे? उस टॉपिक से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, समराइज करेंगे। मीन्स ये साइकिल चलता रहता है पूरा, ठीक है। क्वेश्चंस को समराइज किया, फिर उसको क्लैरिफाई कर देते हैं, फिर उनको प्रिडिक्ट कर देते हैं, मीन्स एजम्पशन लगा लेते हैं। तो ये क्या है? ये पूरा सर्कल ऐसे ही चलता रहता है। ये रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसमें क्या है। प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर एबिलिटीज। टीचर का मेन रोल ये होता है कि बच्चों को खुद से करने दें, उनको अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो इंटरेक्ट हो सके, उनमें क्या खासियत है, कितनी एबिलिटी है, किस स्किल में वो परफेक्ट है, ठीक है, वो सब वो दिखा सके, बच्चे का पता लग सके टीचर को। उनको अपॉर्चुनिटी दोगे तो ही तो बच्चा निखर के बाहर आएगा, तभी तो बच्चे का पता लगेगा ना किस एस्पेक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वन इज पीयर ट्यूटोरिंग शुड बी यूज्ड फॉर टीचिंग। जैसे अभी मैंने बताया, पीयर ट्यूटोरिंग मीन्स क्लासमेट्स एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं। सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, सेम ही क्लास के बच्चे होते हैं।
अगर कहते हैं कि सपोज तेरे को ये वाला कंसेप्ट नहीं आता तो मैं तेरे को ये सिखा दूंगा, तो मेरे को ये वाला सिखा देना, मीन्स एक दूसरे को पढ़ाने का काम करते हैं। ओके, तो टीचर को इस कंसेप्ट को भी एनकरेज करना चाहिए, इस पर भी फोकस देना चाहिए, पीयर ट्यूटोरिंग पे ध्यान देना चाहिए। Vygotsky's theories also feed into the current interest in collaborative learning। जैसे मैंने अभी बताया कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, बच्चे कोलैबोरेट करेंगे एक दूसरे से तो क्या होगा, सीखेंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे, कोलैबोरेशन होगा, इंटरेक्शन बेस्ड लर्निंग होगी, तो बहुत ही इजीली उनका डेवलपमेंट होगा, बहुत ही जल्दी से वो सीख पाएंगे। सजेस्टिंग दैट ग्रुप मेंबर शुड हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एबिलिटी, सो मोर एडवांस्ड पीयर्स कैन हेल्प less advanced members operate within their ZPD। ओके, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे होते हैं, तो जो ज़्यादा स्किल्ड है ना, जो ज़्यादा एडवांस्ड पीयर्स हैं, वो लेस एडवांस्ड को हेल्प करेगा, उनको सिखाएगा, ओके, सपोर्ट करेगा। अब ये जो ग्रुप की बात हो रही है ना, बेसिकली दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स सेम, समान, एक सेम ही एबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, इसमें एक ही ग्रुप में डाल दिए जाते हैं, ओके, सेम एबिलिटी वाले होमोजीनियस में। सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एबिलिटी के बच्चे होते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं उनमें, कोई कैसा है, कोई किस टाइप का है, सब अलग अलग टाइप के बच्चे आ जाते हैं इसमें। मिक्स ग्रुप होता है इसमें, ओके, हर तरह के बच्चे का ग्रुप होता है इसमें, किसमें, हेट्रोजीनियस में। Also, Vygotsky is relevant to instructional concept such as scaffolding, in which a teacher or more advanced peer help to structure or arrange a task so that a novice can work on it successfully। मीन्स वाइगोत्स्की ऐसा कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल कंसेप्ट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें स्कैफोल्डिंग का बहुत ही यूज़ हो रहा है। मीन्स टीचर या फिर मोर एडवांस्ड पीयर्स है, मीन्स कोई भी नॉलेजेबल पर्सन हो सकता है, स्किल्ड पर्सन हो सकता है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हेल्प कर सके, टास्क को इस तरह से अरेंज करें, ठीक है, मीन्स प्रॉब्लम को तोड़कर, जो बोलते हैं ना पार्ट्स में डिवाइड करके अगर पेश करें तो वो क्या है, प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी और वही बच्चा फिर आगे सक्सेसफुली प्रोसीड कर पाएगा। ओके, ये तो थे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब देखो और भी ध्यान में रखने वाली बातें और भी हैं कि टीचर को और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो क्लासरूम में ध्यान रखने चाहिए बच्चों के लिए। पुटिंग वाइगोत्स्की's थियोरी इनटू क्लासरूम प्रैक्टिस। ओके, ये थ्योरी है वाइगोत्स्की की जो टीचर को बहुत ही ध्यान से और क्लासरूम में अप्लाई करनी चाहिए। फर्स्ट वन इज सोशल हिस्टोरिकल कल्चरल मेडिटेशन होना चाहिए। सेकंड, सोशल इंटरेक्शन विद अदर्स होना चाहिए। ZPD एंड स्कैफोल्डेड इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। लैंग्वेज एंड थॉट होना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब अगर क्लासरूम में टीचर अच्छे से मैनेज करेंगे ना तो बच्चे को बहुत ही इजी हो जाएगा, लर्निंग बहुत ही इजी होगी, बहुत ही फास्ट होगी। ओके, वाइगोत्स्की का ये मानना है कि थॉट और लैंग्वेज को कंबाइन करोगे ना सोशलाइजेशन से, तो क्या है, सोशलाइजेशन से मीन्स सोशलाइजेशन में लैंग्वेज और थॉट को कंबाइन करना, साथ चलाओगे ना तो बहुत ही इजीली लर्निंग होगी, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छी होगी। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ओके, अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। अब जब ये थ्योरी बनी बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स आए, ओके, तो अब अगर पॉजिटिव पॉइंट आए हैं तो इसका क्रिटिसिज्म भी किया होगा, आलोचना भी की होगी कुछ लोगों ने, कुछ लोग होंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे, जिनको कमी दिखी होगी कि इस थ्योरी में ये कंसेप्ट नहीं है, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको फेवर में नहीं है, इसके अगेंस्ट है। ये सब ध्यान रखने वाली बातें जो इन्होंने क्रिटिसिज्म में बताई गई हैं। चलो देख लेते हैं क्या कुछ है। फर्स्ट वन, डज नॉट एक्सप्लेन एज रिलेटेड चेंजेस। इस थियोरी में एज रिलेटेड फैक्टर्स जो होते हैं ना, एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं उन पे फोकस नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन, वाइगोत्स्की की जो थियोरी है इसमें क्या है, स्टेज वाइज डेवलपमेंट
को भी एक्सप्लेन नहीं किया गया कि डेवलपमेंट कैसे होगी, स्टेज कौन से हैं, वो कुछ भी नहीं बताया गया इस थ्योरी में। तो इसलिए भी इसकी बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ है, इस थ्योरी का बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया है। एंड डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू बायोलॉजिकल मैचुरेशन। ओके, बायोलॉजिकल, हेरिडिटी फैक्टर, इन सब पे किसी पे भी बोलते हैं ना फोकस डाला ही नहीं गया है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिए, कोई मान्यता नहीं मानी गई है। ओके, बायोलॉजिकल मैचुरेशन का कुछ भी कंसेप्ट ही नहीं है। इग्नोर्ड सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, इमोशनल एस्पेक्ट को इंक्लूड नहीं किया है, इसीलिए काफ़ी लोगों ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कि सोशियो इमोशनल कंसेप्ट को डालना था, क्योंकि ये भी एक पार्ट है ना सोसाइटी का, तो ये डालना था। ओके, तो इन्होंने इंक्लूड किया नहीं, तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आलोचना की। एंड लास्ट वन, नॉट रिलेवेंट टू ऑल कल्चर्स। अब ये जो थियोरी है ना, ये हर एक कल्चर में सही नहीं आ रही है। सभी कंट्रीज़ के कल्चर अलग होते हैं, किसी का कुछ है तो किसी का कुछ है, तो उन्होंने क्या किया है, रिलेवेंट नहीं मान रहे हैं। लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये रिलेवेंट नहीं है, सभी कल्चर्स में रिलेवेंट नहीं है। ओके ओके देन, ये थी आज की कहानी। आई होप कि आपको वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल थ्योरी थी ये आपको समझ में आई होगी। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट इसमें है नहीं, बस ध्यान से एक बार समझ लोगे तो एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, बहुत ही इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ओके, तो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बताओ कि ये अच्छे से क्लास होती है, यहाँ पर अच्छे से समझाया जाता है इस चैनल पे, तो प्लीज़ ज्वाइन करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। एंड हाँ, इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।